हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। वर्क पावर और एनर्जी है। वर्क पावर और एनर्जी यूनिट के अंदर अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहे हैं और एंडिंग वाले हमारे 3 से 4 टॉपिक रहते हैं। उसमें से 2 या 3 तो हम यहाँ कवर कर लेंगे। बस एक टॉपिक बचेगा जो थोड़ा सा आपका लेंथी टॉपिक है, वो है कॉलिजन। कॉलिजन को हम बाद में करेंगे, हो सका तो इंट्रोडक्शन बेटा इसी वीडियो में आपको मैं दे भी दूंगा। तो सबसे पहले अब हम उस टॉपिक पे बढ़ते हैं जो हमने लास्टली छोड़ करके हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने लास्ट में हमने पढ़ा था भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ कर लिया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंट 3 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट्स को लिया था, ए पे, बी पे और सी पे, और सभी के ऊपर देखा था हमने जो अपना टोटल मैकेनिकल एनर्जी आती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो किसके बराबर हो जाती है आपकी? mgh मींस वी कैन से दैट कि टोटल एनर्जी एट डिफरेंट पोजीशंस becomes equal, so we have to prove that the law of conservation of energy obey for that system. किसी भी सिस्टम के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता ही होता है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम। कई बार है ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, चलो अब हम करते हैं ये टॉपिक कवर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है टॉपिक अपना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है? स्प्रिंग क्या होता है भाई, हम उसको एक्सटेंड कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। तो अब एक केस ले लेते हैं हम। चलो देखो, एक फिगर बनाते हैं, उस फिगर की हेल्प से हम इसको समझेंगे। मान लो ये अपने पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है भाई, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है कुछ ऐसे। अभी जो ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे है, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। स्प्रिंग ओरिजिनल पोजीशन में है तो ना तो स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो रहा है और ना ही हो रहा है एक्सपेंड। तो एज इट इज सारे रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इसके स्प्रिंग के अंदर रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो कितना है? 0। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट पे खड़ी है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स है, मैं एक बार रेस्टोरिंग फोर्स बता देता हूं बेटा। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो जिस फोर्स की वजह से वो वापिस अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, ओरिजिनल शेप को गेन करता है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग। नाम से ही सुन लो, रेस्टोरिंग। जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को उसकी रेस्ट पोजीशन में लेके जाने के लिए उत्तरदायित्व होता है, मतलब जो उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर होगी? तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया क्या। इसके बाद आगे बढ़िए, एक केस और बना लेते हैं। देखो, अब जो ये स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग को मैंने खींच दिया है, खींचा है, एक्सटेंड कर दिया तो जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मैं थोड़ा सा दूर लेके चला गया, खींच के चला गया, और यहां से और यहां तक की देखो आप पोजीशन का गैप का अंदाजा लगा सकते हैं। पोजीशन के गैप का अंदाजा लगाइए, कितना बन गया देखो। मान लो ये जो यहां से यहां तक है वो कितना चला गया? x। कितना चला गया भाई? x। तो x की वैल्यू अब 0 नॉन जीरो हो गई, वो x हमने है। अब अच्छा, जब मैं इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा रहा था, देखो ध्यान से, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ इस तरफ खींच रहा हूं तो ये किस तरफ जाने के लिए रहेगी? रेडी, उस तरफ। तो जो Fs है, Fs किस तरफ लगेगा? इस तरफ। ये लगा गया भाई आपका Fs। क्लियर होगी? इस Fs को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये जो Fs है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव? क्योंकि हम लगा रहे हैं फोर्स उस तरफ और ये Fs जा रहा है उस तरफ। तो इस Fs को हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के क्या कर रहा है? ये अपोजिट वर्क कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वी टेक इट एज ए नेगेटिव। 2 केस। तीसरा केस चलिए मैं नीचे बना लेता हूं। फिर मैंने यहां से छोड़ा तो ये जो ऑब्जेक्ट है भाई ये कंप्रेस होकर के यहीं पे आएगी या थोड़ी सी और अंदर चली जाएगी? मेरे ख्याल में और अंदर आएगी, तो स्प्रिंग उस केस में क्या हो चुका है? कंप्रेस होएगा। तो ये ऑब्जेक्ट आ गई भाई कुछ यहां पे आ गई, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये ऑब्जेक्ट कहां जाने के लिए रेडी है? इसका रेस्टोरिंग फोर्स उस तरफ लगेगा, तो इसका मतलब अब यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
यानी कि जो ये स्प्रिंग है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एक बार आएगा, आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। जब ये पीछे जा रहा होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, जब ये इधर आ रहा है यानी कि उस तरफ जा करके आ रहा है तो रेस्टोरिंग फोर्स आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर होगी। तो अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x हो गया और चेंज भी x ही हो रहा है, तो वर्क डन हम क्या निकाले, जो हमने अप्लाई फोर्स किया था उसके द्वारा कितना काम किया गया है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स on the spring to displace on spring for a small displacement, मान लो भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं dx इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f डॉट dx, ये बन जाएगी भाई मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तो सिंपली हम अपने फिजिक्स के रूल के हिसाब से चल पड़े कि भाई वर्क है जो वो किसी भी फोर्स का किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना कि फोर्स कितना लगा रहा है, स्प्रिंग कितना फोर्स जनरेट कर रहा है। सुनिए, अब जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। डिस्प्लेसमेंट है जो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स पे। पर एक बात सुन लो, एक्स अगर उधर हो रहा है तो फोर्स इधर, x इधर जा रहा था तो फोर्स इधर, और फोर्स उधर जा रहा है तो x इधर, अपोजिट कर रहे हैं काम, अपोजिट कर रहे हैं तो अपोजिट के लिए मैं क्या साइन लगा लेता हूं, नेगेटिव। अपोजिट के लिए क्या साइन हो गया, नेगेटिव। तो दिस विल इंप्लाइज f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। यहां पे जो ये k है ये आपका है स्प्रिंग कांस्टेंट, इस k को क्या बोलते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या बोला जाता भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स की वैल्यू आ गई अपने पास, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ये F की वैल्यू यहां रखनी है, ये F की वैल्यू यहां रखो, रखोगे तो भाई देखिए क्या होता है। मैं यहां से इसको रफ कर लेता हूं। तो चलिए देखिए क्या बनता है, ये dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस kx dx। अब यहां पे ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, ये माइनस इसलिए लगाया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है, तो नेगेटिव सिंबल। ठीक है, नेगेटिव सिंबल हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, kx dx। dw इज इक्वल टू क्या बन गया, kx dx। अब टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा, देखिए इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ kx dx। ये हो गया w इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 kx स्क्वायर। दिस इज द, सॉरी माइनस नहीं, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या बन गया भाई, 1/2 kx स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी की तरह ही है ना, कुछ रिलेशन ऐसा। काइनेटिक एनर्जी का क्या है, हाफ mv स्क्वायर, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब स्प्रिंग के लिए क्या आ गया, हाफ kx स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। नोट किया होगा, समझ में आया होगा बेटा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला था जब मैं एनर्जी करवा रहा था कि वैसे तो एनर्जी भाई आपकी बहुत टाइप की होती है, पर मेनली हम किन किन को कंसीडर कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली हम कर चुके हैं। तो अब देखो आपके टाइप ऑफ एनर्जी कितने टाइप होते हैं। तो एक एक को मैं सिंपली डिफाइन कर देता हूं भाई। सबसे पहले आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरे को बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए दोबारा से कि क्या होती है। दूसरा टाइप है भाई हीट एनर्जी, या इसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल देते हैं। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट जो एनर्जी होगी वो होगी उसकी थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है भाई? व्हेन द केमिकल रिएक्शन अकर, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ एनर्जी है जो वो रिलीज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। व्हेन केमिकल रिएक्शन अकर, reaction occur, then some energy released, and that is called chemical energy, and that is called chemical energy। ठीक है भाई। नंबर फोर्थ, चलो नंबर फोर्थ करते हैं। नंबर फोर्थ है भाई आपकी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एटम्स, किसी भी, जैसे कोई कंटेनर है, सिलेंडर है, उस सिलेंडर में गैस भरी है भाई, गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है इंडिविजुअल, एक पार्टिकल के पास अलग काइनेटिक एनर्जी, दूसरे के पास अलग, तीसरे के पास अलग, तो सभी की एनर्जी को जोड़ करके वो क्या बन जाती है? टोटल इंटरनल एनर्जी। क्लियर होगी? वो होगी टोटल इंटरनल एनर्जी। द नेट सम ऑफ all type of energy inside an object, और सिस्टम भी कह सकते हैं। The net sum of all type of energy inside an object or system is called internal energy। क्लियर होगी? जैसे अब मेरी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो अंदर से ही आ रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, कितने टाइम तक खड़ा होता हूं, कितने टाइम तक बोल सकता हूं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन माय इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इज फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे आप भली भांति परिचित हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है भाई? करंट पास करते हैं तो करंट पास से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिक्स्थ इज न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस भाई जैसे आपका यूरेनियम का डिसोसिएट होना या किन्हीं दो छोटे लाइट न्यूक्लियाई का आपस में क्लैश हो जाना, तो सच टाइप ऑफ एनर्जी जो वहां से रिलीज होगी, जैसे आपने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन दो टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो उनमें फ्यूजन में भी रिलीज होती है और फिशन में भी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये तो थे आपके टाइप ऑफ एनर्जी। अब टाइप ऑफ एनर्जी आपका हो गया भाई, सिंपली अब मैंने 5 या 6 टाइप के करवाए, और भी हो सकते हैं, जैसे विंड एनर्जी होगी, हवा की वजह से जो एनर्जी होती है वो विंड एनर्जी। तो इस तरीके से आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बट मेनली जो अपने सिलेबस के अंदर कंटेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक रिलेशन है बेटा छोटी सी, आइंस्टीन ने दी थी 1905 में। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बट आती है आपकी हायर स्टडी में है।
हायर स्टडी में आती है, इसको हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता क्या है, सुनो। आइंस्टीन ने ना मास और एनर्जी में एक रिलेशन दे दी, E इज इक्वल टू mc²। आप पढ़ के आए हो छोटी क्लास में भी, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। E इज इक्वल टू mc²। उसने कहा क्या, आइंस्टीन ने ये कहा कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, और मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो जनरली जो हम फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम मास लेते हैं यूरेनियम का, और यूरेनियम से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इस तरीके के ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन पे, कि जैसे भाई मान लो कोई पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट है ना एक दिन में इतने मेगावाट आपकी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो बताओ वो कितना मास कंज्यूम करेगा। तो कितना मास कंज्यूम करेगा, हम इस रिलेशन से एनर्जी होगी, सी की वैल्यू हमें बताइए 3 × 10⁸ होती है। एनर्जी मैंने अभी ये क्वेश्चन बोला था कि मान लो कोई पावर प्लांट इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी मिलते ही आपको क्या मिल जाएगा, मास निकाल सकते हो। तो आई समझ में। तो ये E इज इक्वल टू mc², कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारी हेल्प करता है। अब जब आइंस्टीन ने ये सर्च किया कि E इज इक्वल टू mc² है, तो इस रिलेशन को सर्च करने का मेन मोटो क्या था, कुछ एक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना था। कुछ एक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे इस रिलेशन के ऊपर बेटा हम सोल्व कर सकते हैं, एक तो एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, and energy released by stars and sun, energy produced in stars and sun। इन प्रॉब्लम्स को आइंस्टीन ने बिल्कुल सिंपली सोल्व कर लिया इस रिजल्ट के ऊपर, कि हम इनको कर सकते हैं इस रिजल्ट के ऊपर एक्सप्लेन। जैसे अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, एनिहिलेशन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस इन सन एंड स्टार्स होती क्या है। एनिहिलेशन का अगर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग या हिंदी में समझे तो खत्म करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के फील्ड के अंदर आते हैं तो ये एनिहिलेट हो जाते हैं, और एनिहिलेट होकर के क्या बनाते हैं, 2 गामा पार्टिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 गामा पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, जब एक दूसरे के फील्ड के अंदर आते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, 2 गामा पार्टिकल्स बना रहे हैं। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या फॉर्म कर रहे हैं, 2 गामा पार्टिकल्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हो गई खत्म, नई चीज क्या बन गई है, गामा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर होगी। यानी कि इनका जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी की फॉर्मेशन में। मास था इनका कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻³ होता है, और प्रोटॉन का आपका क्या होता है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। तो वो जो मास है वो मास किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, गामा रेज। गामा रेज आपकी क्या है, एनर्जी की फॉर्मेशन है। ओके। अब पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन ये होता है कि जो गामा रेज हैं, गामा रे है वो एक डिसोशिएट होकर के क्या बना रही है, एक इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्ट कर देती है और एक प्रोटॉन कंस्ट्रक्ट कर देती है। यानी कि एनर्जी है जो वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रही है, मास में। यहाँ पे मास किस में कन्वर्ट हो रहा था, एनर्जी में। तो यही बात मैंने पहले बोली थी कि इस इक्वेशन के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में। अब एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्स एंड सन, ये मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं। जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। फिर हीलियम प्लस हीलियम मिलता है, फिर वो क्या बनता है, एक हीलियम ही फॉर्मेशन होता है, प्लस में हाइड्रोजन 1 2 कुछ ऐसे निकल के आती है। ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन के निकल के आते हैं, 2 लगाइए। तो ये जो रिएक्शंस फॉलो हो रही है, ये रिएक्शन किसके अंदर फॉलो होती है, सन और स्टार्स के अंदर। यानी कि मास कंबाइन हुआ, किस में फॉर्मेशन हुई, एनर्जी में। मास कंबाइन हुआ, किस में फॉर्मेशन हुई, एनर्जी में। और वो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में हमारे तक भी पहुंचती है, पूरे यूनिवर्स में फैली होती है, स्टार्स और सन की।
क्लियर होगी। तो ये किसके बेस पे एक्सप्लेन किया सारा, आइंस्टीन ने E इज इक्वल टू mc² के बेस पे एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलिजन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।